बारिश में अमीर बहू का बेघर पानी टंकी ससुराल। जब से तुम दोनों भाई पानी की टंकी की फैक्ट्री में लगे हो तब से माल की बिक्री पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। वरना पहले जो कारीगर मैंने रखे थे वो तो पैसों में काफी गफलेबाजी करते थे। अरे कुछ ने तो मेरी फैक्ट्री से नई नई टंकियां ही गायब कर दी थी। अपना तो एक ही उसूल है कि जिस थाली में खाओ उसे सिर आंखों पर लगाओ, ना कि उसमें छेद करो। हमारी तरफ से काम में कभी बेईमानी नहीं होगी मालिक। वैसे फैक्ट्री के पीछे कुछ पुरानी टंकी रखी हुई हैं, थोड़ी बहुत टूटी हैं, तो वो टंकियां क्या हम ले जा सकते हैं घर में? सामान और पानी रखने के लिए बड़े काम आती हैं। हाँ हाँ, वैसे भी उनका क्या ही काम, कौन खरीदा गोने, ले जाओ। पुनीत और राजीव दोनों भाई एक पानी की टंकी की फैक्ट्री में काम करते थे। दोनों की कमाई से घर का गुजारा होता था। सारा काम खत्म करके फैक्ट्री के पीछे से एक पानी की टंकी उठाकर दोनों भाई जाने ही लगते हैं कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। सिर पर पन्नी रखकर दोनों घर पहुंचते हैं कि अलका अपने दोनों बच्चों को काफी डांट रही है। तुम दोनों आजकल मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानते, बहुत जिद करते हो। क्या हुआ अलका, बच्चों को डांट क्यों रही हो? बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है और इस बारिश में भी इन दोनों को बाहर खेलने जाना है। पापा हम कहाँ खेले, बारिश की वजह से माँ बाहर जाने नहीं देती और घर में खेलते तो दादी डांट देती हैं। आप हमारे लिए अलग कमरा क्यों नहीं बनवा देते? मेरा दोस्त है ना विक्की, उसका तो खुद का कमरा है, मुझे भी उसके जैसा कमरा चाहिए। सुन रहे हो आप इन दोनों की बातें? अभी बनवाती हूँ तुम्हारा अलग कमरा। रहने दो अलका, बच्चे हैं। बच्चों, बनवा देंगे तुम्हारा अलग कमरा। चलो अब जाकर पढ़ाई करो और तुम चाय बना दो, जब तक हम दोनों कपड़े बदल कर आ जाते हैं। दोनों भाई कपड़े बदल कर आ जाते हैं। भैया मैंने आंगन में देखा कि एक और पानी की टंकी रखी हुई है, अच्छा हुआ ले आए। घर में काफी सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। अब सब कुछ उस टंकी में डाल दूंगी, इससे घर में थोड़ी जगह होगी तो बच्चे भी खेल लेंगे। ठीक है, मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। इतनी बारिश में भला क्या काम है? गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हो? भाभी आप भी ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आता हूँ शाम तक। पुनीत छतरी लेता है, सीधा एक रेस्टोरेंट में जाकर वेट करने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ, अरे स्वाति बेटा, बाहर बारिश हो रही है, कहाँ जा रही है बारिश में? पापा कैफे जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। फ्रेंड्स ने आज अचानक प्लान बना लिया तो जाना पड़ रहा है। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बाहर जाने लगी हो, मना भी तो कर सकती हो अपने दोस्तों को। तुम भी तो अपने समय में अपने दोस्तों के साथ घूमने जाया करते थे, मैंने रोका तुझे? आज तक जो तू इसे रोक रहा है, जाओ बेटा तुम। अपने पिता की बात सुनकर स्वाति काफी खुश होती है, तो वहीं अनुराग का मुंह बन जाता है। स्वाति उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहां पुनीत बैठा होता है। अरे मैडम दी, कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गई आप? बारिश की वजह से रास्ते में काफी ट्रैफिक था, सॉरी बेबी। अमीरी गरीबी की दरार के बावजूद भी स्वाति और पुनीत एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे। तो वहीं दूसरी तरफ, अब हमारी स्वाति भी बड़ी हो गई है, सोच रहा हूं बिजनेस की आधी बागडोर उसके हाथ में दे दूं। पापा, बिजनेस का काम लड़कों का होता है, लड़कियों का नहीं। वो घर संभालते हुए ही अच्छी लगती हैं। ममता की गुजर जाने के बाद मैंने पूरी कोशिश की है कि तुम दोनों भाई बहन को माँ और पिता दोनों का प्यार दे सकूं। जितना हक बिजनेस और प्रॉपर्टी पर तेरा है, उतना ही तेरी बहन का भी है। कैलाश की बात सुनकर अनुराग उठकर बाहर चला जाता है। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। अनुराग ऑफिस का काम खत्म करके अपनी गाड़ी से घर लौट रहा होता है कि तभी वो गार्डन में स्वाति और पुनीत को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देख लेता है और गुस्से से तिलमिलाते हुए घर आता है। थोड़ी देर बाद जब स्वाति घर आती है, तुमने तो कहा था कि अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रही हो, अब क्या मूवी गार्डन में लगने लगी हैं? भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ अनुराग, क्यों चिल्ला रहा है स्वाति पर? कैलाश के पूछने पर अनुराग उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर स्वाति, पापा उस लड़के का नाम पुनीत है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। माना वो एक गरीब परिवार से, लेकिन वो मुझे बहुत खुश रखेगा। स्वाति बेटा, मैं तुम्हारे इमोशंस को समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं ऐसे ही किसी भी लड़के के हाथ में तुम्हारा हाथ नहीं दे सकता। एक काम करो, तुम उस लड़के और उसकी फैमिली से मुझे मिलवाओ। मुझे सब सही लगा तो मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर पहले मैं जांच पड़ताल करूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आप इसकी शादी एक गरीब लड़के से करवाएंगे? लोगों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? समाज और इज्जत की बातें मुझे मत सिखा। अपनी जवानी में तूने क्या क्या किया है मुझे अच्छे से पता है, समझा? अपने पिता की बात सुनकर स्वाति काफी खुश होती है। तो वहीं अगले दिन कैलाश भारी बारिश में एक अर्जेंट मीटिंग के लिए कार लेकर निकलता है, लेकिन तभी बारिश की वजह से कार के टायर स्लिप होती है और कैलाश का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में कैलाश की जान तो बच जाती है, लेकिन सिर पर चोट लगने की वजह से वो कोमा में चला जाता है।
डॉक्टर कह रहे हैं कि पता नहीं पापा अब कब तक ठीक होंगे, इसलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं अपने बिजनेस पार्टनर केशव के साथ छोटे भाई से तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगा। भैया आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं ना मैं किसी और से प्यार करती हूँ, उसके बावजूद भी। उस रिश्ते के लिए पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे है, और तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। स्वाति अनुराग से काफी विनती करती है, लेकिन अनुराग उसकी एक नहीं सुनता, जिससे स्वाति रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अपने घर से सीधा पुनीत के घर चली जाती है। और जब सारी बात पुनीत के परिवार को पता चलती है तो तुम्हारे भाई को ये शादी मंजूर नहीं, ऊपर से तुम लोग इतने अमीर हो, अगर कुछ मेरे परिवार को हो गया तो। पर माँ, मैं स्वाति से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे ही शादी करूंगा। माँ जी, देवर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वो स्वाति के सगे भाई हैं, सौतेली थोड़ी ना है जो उसे मार देंगे। पुनीत के घर वाले शादी के लिए राजी हो जाते हैं और अगले दिन ही मंदिर में पुनीत और स्वाति की शादी हो जाती है। नंद आंगन में पानी की टंकी के अंदर से सामान निकाल रही है। मैंने तो आज तक पानी की टंकी में सिर्फ पानी देखा है, लेकिन तुम लोग तो इतना सामान भी रखते हो। आपने तो देखा ही है हमारा घर कितना छोटा है, इसीलिए जगह बनाने के लिए जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना, हम इसमें रख देते हैं। इस वाली में सामान रखा है और उसमें पानी। पानी की टंकी में अपने ससुराल वालों को घर का सामान रखता देख स्वाति को काफी हैरानी होती है। तो वहीं अमीर घर से होने की वजह से स्वाति ने आज तक घर के कामों को बिल्कुल हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी जब स्वाति अपने ससुराल में काम करने की कोशिश करती है तो स्वाति, इस तरह से झाड़ू नहीं लगाया जाता, लाओ मुझे दो। तुमने आज से पहले झाड़ू नहीं लगाई, पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। स्वाति को शादी करे मुश्किल से 2 से 3 दिन हुए थे। तो वहीं अब जब अनुराग को स्वाति के भागकर शादी करने और उसके ससुराल वालों का पता मिलता है तो गुस्से से तिलमिलाते हुए स्वाति के ससुराल आता है। तूने तो नाक कटवा के रख दी मेरी। अगर किसी को पता चल गया कि अनुराग सिंघानिया की बहन ने भागकर एक गरीब फटीचर परिवार से शादी कर ली है तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। चुपचाप से वापस चल। छोड़िए ना भैया, जो हुआ अब माफ भी कर दीजिए मुझे, मैं आपकी बहन हूँ। भैया, माना हमसे गलती हुई है, लेकिन आप कब तक हमसे गुस्सा रहेंगे? खबरदार मुझे भैया कहा तो मालिक कहकर बात कर। तेरी औकात क्या है मेरे सामने? स्वाति, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू मेरे साथ घर चल रही है या नहीं? स्वाति पुनीत का हाथ नहीं छोड़ना चाहती थी। ये देखकर अनुराग अपनी अमीरी और रुतबे का फायदा उठाकर बुलडोजर मंगवाता है और देखते ही देखते ससुराल वालों के सामने ही उनका इकलौता आशियाना तोड़ देता है और कोई भी कुछ नहीं कर पाता। यह करके अनुराग अपनी महंगी सी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। वहीं ये सब देखकर सरस्वती, इस शादी के लिए मैंने पहले ही मना किया था, इस कमबख्त की वजह से हमसे हमारी छत छिन गई। करम जली, तू चली क्यों नहीं गई यहाँ से? सरस्वती, क्या कह रही हो? वो बहू है हमारी, भला इसमें उसकी क्या गलती? सारी गलती इसी की है। सरस्वती अपनी बहू को काफी कोसती है। तो वहीं अलका जब आस पड़ोस से मदद लेने के लिए जाती है तो माफ करना अलका, लेकिन जिसने तुम्हारा घर नहीं बख्शा तो वो हमारे घर को थोड़े ना बख्शेगा। माफ करो और जाओ यहाँ से। डर के मारे कोई पड़ोसी उनकी मदद नहीं करता। तो वहीं देखते ही देखते अब बारिश भी शुरू हो जाती है। इस बारिश को भी अभी होना था, अब कहाँ भटकेंगे? तू क्यों चुप खड़ी है? कुछ तो बोल। आप क्यों बार बार स्वाति को बोले जा रही हो? उसने तो अपने भाई को रोकने की कोशिश की थी ना। सभी बारिश में अब एक बड़ी सी पन्नी ओढ़कर बैठे होते हैं। तो वहीं तभी स्वाति की नजर पानी की टंकी पर जाती है जिसमें उसके घर का फालतू सामान वो रखते थे, जिसे देखकर मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग इस टंकी के अंदर चले जाएं, साइड से इसे कट कर लेते हैं। बेकार का ही सामान रखा है, गीला भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम इस टंकी को खाली करो और मैं दूसरी वाली को कर देती हूँ। स्वाति एक टंकी के अंदर से सारा सामान निकालती है तो वहीं अलका भी दूसरी टंकी में रखा हुआ सारा पानी खाली कर देती है और पुनीत एक बड़े से चाकू की मदद से टंकी का आगे का थोड़ा हिस्सा काट लेता है। एक टंकी में 4 से 5 लोग आ जाते हैं तो वहीं दूसरी टंकी में बाकी बचे हुए लोग। मुझे माफ कर देना पुनीत, मेरी वजह से कितना सब कुछ हो गया। इससे अच्छा तो मैं तुमसे शादी ही ना करती। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और माँ की बातों पर ध्यान मत दो, वो बस घर टूट जाने की वजह से थोड़े सदमे में है। सुबह होते ही राजीव और पुनीत अपने मालिक संदीप से कुछ पैसों की मदद मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन संदीप उन्हें ही उल्टा काम से निकाल देता है। हम तो इतना अच्छा काम करते हैं, फिर आप हमें फैक्ट्री से क्यों निकाल रहे हैं? मैं भी तुम दोनों को काम से नहीं निकालना चाहता, लेकिन अनुराग जो तुम्हारी पत्नी का भाई है उसने मुझे धमकी दी है। अगर मैंने तुम दोनों को काम पर रखा तो वो अपनी पहुंच की मदद से मेरी फैक्ट्री को बंद करवा देगा। पुनीत और राजीव निराश होकर घर आ जाते हैं
और अब जब बारिश होती तो पूरे परिवार को उस पानी की टंकी के अंदर ही बैठना पड़ता। पैसों की इतनी कमी थी कि ये गरीब परिवार चाहकर भी किराए का घर नहीं ले सकता था। तो वहीं अनुराग स्वाति के सारे अकाउंट को सील कर देता है। दोस्तों से भी मदद मांगने पर भी कोई स्वाति की मदद नहीं करता, जिससे परेशान होकर अब स्वाति इस तरह से पानी की टंकी के अंदर बैठे हुए हमें 2-3 दिन गुजर गए हैं। अगर हमें इस पानी की टंकी में रहना है तो इसे एक घर में ही बदल लेते, कम से कम सुकून से रह तो सकेंगे। मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझी नहीं। 2-3 और बड़ी पानी की टंकी ले आएंगे, एक टंकी में 2 या 3 लोग उठ बैठ सकते हैं। इस तरह हमारे पास पानी के लिए एक घर होगा और हम बारिश से भी बच सकेंगे। कहीं आप पानी की टंकी का घर तो नहीं कह रही? ये हम पानी की टंकी के घर में रहेंगे। राजीव और पुनीत अपनी फैक्ट्री के पीछे के हिस्से में जाते हैं, जहां उन्हें ढेर सारी टूटी फूटी पानी की टंकी होती हैं। दोनों भाई छांट कर 2 से 3 बड़ी बड़ी पानी की टंकी लेकर घर आ जाते हैं। पहले हम इस मलबे को यहाँ से साफ कर देते। यहीं पर हम लाइन से इन 4-5 टंकी को रखेंगे और उनके आगे के हिस्से को काट लेंगे, जिससे हम आराम से अंदर बाहर जा सके। इन 3 बड़ी टंकियों में हम लोग आराम से रह लेंगे और इस छोटी टंकी में हम रसोई बना लेंगे। इससे बारिश में भी खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बहू के साथ मिलकर इस पानी की टंकी को काट रहा हूँ, तुम लोग बाकी की टंकी को काटो। पानी की टंकी से घर बनाने के लिए अब सभी चाकू और आसपास से जुगाड़ की गई आरी की मदद से सब टंकी को काटने लगते हैं। टंकी काटते काटते गलती से स्वाति चाकू अपनी उंगली पर ही लगा लेती है, जिससे खून निकलने लगता है। आह! स्वाति, तुम ठीक तो हो ना? कितना खून निकल रहा है। रुको, मैं इस पर हल्दी लगा देता हूँ। उसके जख्म तू भर देगा, लेकिन मेरे जख्मों का क्या, जो मैंने अपनी बूढ़ी आंखों से अपनी छत को गिरते हुए देखा है। सरस्वती के ऐसे ताने स्वाति के लिए किसी तीर के समान चुभने का काम करते हैं। तो वहीं बची सारी टंकियों के हिस्से को काटने के बाद अब पाखी दरवाजे के तौर पर उन पर एक एक पर्दा लगा देती है। भाभी, अब दरवाजा तो लगेगा नहीं, तो मैंने पर्दा लगा दिया है, इससे कोई बाहर से अंदर नहीं देख सकेगा। आखिरकार इस गरीब परिवार का पानी का टंकी का घर बनकर तैयार हो चुका था। तो वहीं बचे खुचे बिस्तर को 1-2 घर में लगाने के बाद दोनों बहुएं मिलकर छोटे मोटे कपड़ों और कतरनों से एक और बिस्तर बनाती हैं। ये लो, तकिया तो बनकर तैयार हो गया, बिस्तर भी लगभग तैयार है। तुम और पुनीत यहाँ और थोड़ी देर आराम कर लो, मैं जब तक खाना तैयार कर लेती हूँ। पानी टंकी के घर से निकल अलका छोटी वाली टंकी घर में जाती है, जहां उसने रसोई का बचा हुआ थोड़ा बहुत सामान रखा था। तो वहीं दूसरी तरफ एक टंकी घर में दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं और देखते देखते अब बाहर बारिश शुरू हो जाती है। राजू, अब हम इस बारिश में भी जितना चाहे उतना खेल सकते हैं ना? हम भीगेंगे भी नहीं और ना ही हमारी शोर से किसी को दिक्कत होगी। ये कैसा पानी का टंकी का घर है, ठीक से पैर भी नहीं फैला पा रही हूँ। बैठे बैठे मेरी कमर दुख गई है। ये सब उस चुड़ैल की वजह से हुआ है। पता नहीं कौन सी घड़ी में उसने कदम हमारे घर पर रखे थे। अरे बस भी करो भाग्यवान, क्यों बेचारी को कोस रही हो? लो, मैं इधर होकर बैठ जाता हूँ। इसी बीच ढूंढने पर दोनों भाइयों को दिन की 100 रुपए दिहाड़ी मजदूरी का काम मिल जाता है। इतनी महंगाई में इतने कम रुपए में घर चलाना काफी मुश्किल होगा, जिसे देख स्वाति। पुनीत, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी अब कोई नौकरी ढूंढ लूं। ये पानी की टंकी का घर तो बस कुछ दिनों के लिए ही है, जिंदगी भर तो हम यहाँ नहीं रह सकते हैं ना। स्वाति, नौकरी के लिए डिग्री की भी तो जरूरत पड़ती है, और तुम्हारी डिग्री तुम्हारे पास है नहीं। उन्हें लेने के लिए तुम्हें घर पर भी नहीं जा सकती। बिना डिग्री के भी नौकरी मिल जाती है। सैलरी थोड़ी कम होगी, लेकिन कुछ तो दूंगी ना मैं घर में। स्वाति छोटे मोटे कंपनियों में नौकरी ढूंढने के लिए जाती है, जहां उसे एक जगह नौकरी मिल भी जाती है। एक दिन ठीक तरह से काम करने के बाद स्वाति को अकेला पाकर उसका मैनेजर उसके साथ जबरदस्ती बदतमीजी करने की कोशिश करता है, तो स्वाति उसे थप्पड़ मार देती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया, निकल जा यहाँ से। स्वाति पल भर में अपनी नौकरी खो बैठती है। तो वहीं दूसरी तरफ पानी की टंकी के घर के अंदर रहना इतना भी आसान नहीं था, जितना इस परिवार ने सोचा था। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है और ये टंकी भी यहाँ से टूट रही है। कितना पानी टपक रहा है इसके अंदर, अब क्या करें? प्लास्टिक का टुकड़ा हो तो मुझे दो, मैं कुछ करता हूँ। अलका एक प्लास्टिक का टुकड़ा राजीव को देती है, जिसे लेकर टेप से राजीव उस क्रैक पर अच्छे से चिपका देता है। तो वहीं दूसरी तरफ ना ठीक से बैठ सकती हूँ ना उठ सकती हूँ, पैर मोड़े मोड़े मेरे कमर में दर्द हो गई है। भगवान, जितना इस परिवार ने इस पानी की टंकी के घर के अंदर रहना आसान सोचा था, ये उतना ही मुश्किल है। इसी तरह अब 2-4 दिन गुजर जाते हैं। शाम का वक्त था, भारी बारिश के साथ तेज तूफानी हवाएं भी चल रही थी।
दोनों बच्चे टंकी घर के अंदर खेल ही रहे थे कि तभी तेज हवा की वजह से उनकी टंकी उल्टी हो जाती है। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी बाहर आते हैं और जल्दी से उन्हें उस टंकी से बाहर निकालते हैं। कहीं लगी तो नहीं ना तुम्हें? माँ मेरे कोहनी पर लग गई, देखो ना कितनी लाल हो गई है। करे कोई और भुगते कोई, और पता नहीं क्या क्या देखना बाकी रह गया है। सरस्वती के ताने सुन सुनकर स्वाति काफी परेशान हो गई थी, लेकिन मजबूरन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। आस पड़ोस के कई लोग इस गरीब परिवार को इस तरह पानी की टंकी के अंदर रहता देख इनका मजाक उड़ाने से भी बाज नहीं आते। बड़ा शौक था ना तुम्हें अमीर घर की बहू लाने का। तुम तो महलों के सपने देख रहे होगे, लेकिन तुम्हारी अमीर बहू ने तो तुम्हें इस पानी की टंकी के अंदर लाकर रख दिया। स्वाति और भी कई जगह पर नौकरी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं पर भी उसे ठीक से नौकरी नहीं मिल पा रही थी, जिससे वो काफी परेशान थी। मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ गुजर गई। शादी की बात करते ही मेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चले गए। और ये सब, कहीं मैं मनहूस तो नहीं? ऐसा मत कहो, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ कैलाश के हालात में सुधार होने लगता है और वो कोमा से बाहर आ जाता है। कैलाश के कोमा से बाहर आते ही अनुराग अपने किए को छुपाकर स्वाति के घर से भाग जाने की खबर अपने पिता को देता है। नहीं, मैं ये नहीं मान सकता कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तुम झूठ कह रहे हो मुझसे। आपको तो मुझ पर कभी विश्वास ही नहीं था। भला आपसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? अरे यकीन नहीं होता तो उसकी सहेलियों से पूछ लीजिए, वो भी जानती है इस बारे में। उसने तो सारी जगह हमारी नाक कटवा के रख दी है। मैं समझाता रहा आपको कि उसे इतनी ढील मत दीजिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आपकी हालत पर भी उसे तरस नहीं आया। ये सब जानकर कैलाश काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन उसे अभी भी अनुराग की बातों पर यकीन नहीं था। कुछ दिनों में पूरी तरह से ठीक होकर कैलाश जब घर आकर नौकरों पर दबाव देकर उनसे इस बारे में पूछता है तो उन्हें सच्चाई पता चलती है। कैलाश अपने आदमियों को भेजकर अपनी बेटी के रहने का पता निकलवाता है, तो वहीं दूसरी तरफ हमेशा की तरह सरस्वती आज भी स्वाति को ताने दे रही होती है। इसने तो बर्बाद कर दिया हमें, और कितना बर्बाद करेगी? चली जा यहाँ से। अब क्या हम में से किसी की जान लेकर ही मानेगी? हमें इस पानी की टंकी के घर के अंदर लाकर रख दिया। सरस्वती स्वाति को ताने दे ही रही होती है कि तभी वहां कैलाश आ जाता है। अपने पिता को अपनी आंखों के सामने सही सलामत देखकर स्वाति अपने पिता के गले लगकर खूब रोती है। आप ठीक हो गए। पता है, मैं रोज आपके ठीक होने की भगवान से दुआ मांगती थी। आपको इस तरह छोड़कर मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत मजबूर थी। जानता हूँ मेरी बच्ची, अनुराग ने मुझे झूठी कहानी सुनाई, लेकिन मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। सच्चाई का पता लगते ही मैं तुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ गया। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बेटे ने आप लोगों के साथ जो भी किया वो बहुत गलत किया। आप लोगों को जितनी भी तकलीफ हुई है मैं उसका हर्जाना भरने के लिए तैयार हूँ। मैं जल्दी आप लोगों के लिए एक बड़ा घर बनवा देता हूँ, आप लोग उसमें आराम से रह सकते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं है, और जो भी हुआ उसमें स्वाति की भी कोई गलती नहीं, हम समझ सकते हैं। आप लोगों की हालत देख रहा हूँ, भला मैं अपने समधन समधी को इतनी तकलीफ में कैसे देख सकता हूँ? पापा, आप ठीक हो गए और आपको सच्चाई का पता चल गया, यही मेरे लिए काफी है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। स्वाति और उसके ससुराल वालों के लाख मना करने पर भी अब कैलाश स्वाति को अपने बिजनेस में हिस्सा देता है और पुनीत भी स्वाति की मदद करता है और एक शानदार घर बनवा लेता है। वहीं दूसरी तरफ सरस्वती भी स्वाति को माफ करके अपना लेती है।